हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन लेक्चर 3। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। लेक्चर 1 में अपन ने पढ़ा था केपलर्स लॉ के बारे में, ठीक है, जिसमें अपन ने प्लानिटरी मोशंस के बारे में पढ़ा। लेक्चर 2 में अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स से ही रिलेटेड टॉपिक है अपने पास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो आज अपन लेक्चर 3 में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में एक कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का फोर्स होता है, कौन कौन सी इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन पर लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में अपन ने देखा कि कोई भी दो बॉडी जिनके पास में कुछ मास होता है, वो दोनों बॉडी एक दूसरे पर एक अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करते हैं ड्यू टू देयर मास। ठीक है, अपने अपने मास के थ्रू वो एक दूसरे पर क्या करती हैं, अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करती हैं। अपन ने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो यहां पर यदि अपन ने कहा यूनिट मास, ठीक है, यूनिट मास क्या होता है, यूनिट मास एक छोटा सा मास, ठीक है, बहुत ही छोटा सा मास लिया अपन ने, बिल्कुल छोटा सा पिद्दी सा। तो यहां पर एक छोटा सा मास लिया हुआ है अपन ने, जिसको अपन ने कहा है एम नॉट, दैट इज यूनिट मास। ठीक है, यूनिट मास मीन्स एक ऐसा मास लिया है जिसके फोर्स लगाने की कैपेसिटी लगभग 0 है। ठीक है, मतलब फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, कुछ इस टाइप का अपन ने मास लिया हुआ है। ठीक है, तो ये अपने पास में एक मास है एम नॉट, और एक दूसरा मास है अपने पास में m1। ठीक है, ये एक मास लिया m1, एक दूसरा मास लिया अपन ने यहां पर m2, और एक ये तीसरा मास ले लेते हैं m3। तो यहां तो मैंने 3 मासेस बस कंसिडर किए हुए हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, जितने मासेस लेने हैं उतने मासेस रख दो यहां पर। ठीक है, तो यहां पर अपन कंसिडर कर लेते हैं कितने मासेस लिए, मान लो n मासेस ले लिया अपन ने। ठीक है, ड्रॉ नहीं करना है n मासेस को, बट अपन ने ये मान लिया कि यहां पर ढेर सारे मासेस हैं, n मासेस हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा सा मास है m नॉट, ये ढेर सारे मासेस से क्या है, घिरा हुआ है, ढेर सारे मासेस से घिरा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, ये m1 अपन ने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स में, दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होने वाला है यहां पर, ये मास m1 इस m नॉट पर क्या करेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर m1 से m नॉट पर एक फोर्स अप्लाई हुआ, इस फोर्स को क्या कहोगे, F01, दैट इज फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू m1। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपन पहले ही पढ़ चुके हैं लेक्चर 2 में, F01 क्या होता है। ठीक है, तो F01 इज फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू m1। ठीक है, चलिए, तो काफी सारी ऐसी चीजें अपन यहां पर यूज करने वाले हैं जो लेक्चर 2 में अपन ने देखा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यदि लेक्चर 2 नहीं देखा है तो पहले जाकर के लेक्चर 2 देखें, उसके बाद फिर यहां पर लेक्चर 3 को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपने पास में m1 से m नॉट पर लगने वाला फोर्स। सिमिलरली ये जो m2 है, ये भी मास है, और इस मास पर भी ये क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। इसको अपन कहते हैं, चलो, F02, फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू m2। ठीक है, m3 भी फोर्स लगाएगा इस पर। ठीक है, m3 भी फोर्स लगाएगा, कितना, F03। F03 मीन्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू m3। क्लियर हो गया। चलिए, अब बात करते हैं, और भी n पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे n पार्टिकल्स हैं। इस टाइप से, बस इस टाइप से लाइनिंग बनाकर छोड़ देते हैं, बहुत सारे मासेस, नंबर ऑफ मासेस हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो इस m1 से m नॉट तक का जो डिस्टेंस है, इसको अपन ने क्या कहा, r10। अपन ने डिस्टेंस का डायरेक्शन पढ़ा है ना सेकंड लेक्चर में, r10 लिया हुआ है। यहां पर फोर्स क्या है, देखें, F01। तो ये r10 ही क्यों लिया है, देखें जरा, m1 ने फोर्स लगाया है किस पर, m नॉट पर। ठीक है, m नॉट पर फोर्स लगाया, m नॉट को अपन ने पहले ही कहा कि ये छोटा सा मास है, ये फोर्स
लगाने की कैपेसिटी इसकी कितनी है, लगभग 0 है, कोई फोर्स नहीं लगा सकता, ये मान कर चलते हैं अपन। तो एक छोटा सा मास लिया था और ये एक बड़ा मास है, तो ये क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है m0 पर। तो m1 यदि m0 पर फोर्स अप्लाई करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, 1 से 0 के डायरेक्शन में। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, m1 ने लगाया m0 पर, क्या डायरेक्शन दिख रहा है, m1 से m0, इसलिए क्या लगाया हुआ है यहाँ पर, r10 की डायरेक्शन में, 1 से 0 की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, 1 से 0 की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये r10 एक डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड बोल सकते हो। यदि वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर बात करें तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, r20, समझ में आ गया होगा, 2 से 0 पर फोर्स लग रहा है, क्लियर। यहां पर डिस्टेंस क्या होगा, r30, r30 क्या होगा, 3 से 0 पर फोर्स लग रहा है, सही है कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया अपने पास में r10, r20, r30, आगे बढ़ते जाओ, r40, r50, r60, r70, rn0, n तक चले जाओ, ठीक है। n पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, तो ये अकेला मास n पार्टिकल्स से घिरा हुआ है, सब मिलकर के उस पर फोर्स लगा रहे हैं, m1 भी उसी पर लगा रहा है, m2 भी लगा रहा है, m3 भी लगा, सब मिलकर के उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी दैट इज m0, net force on a body m0 is equal to sum of individual forces. Individual forces means F01 इन दोनों का इंडिविजुअल फोर्स है, F02 इन दोनों का इंडिविजुअल फोर्स है, F03 इन दोनों का इंडिविजुअल फोर्स है, ठीक है। तो इस m0 पर कितने इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं, n, ठीक है। यहां पर n मासेस अपन ने कंसिडर किए हुए हैं तो n फोर्सेस भी होंगे फिर, ठीक है। तो अब यहां पर m0 पर लगने वाले फोर्स की बात करें तो m0 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक है। सारे फोर्सेस को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, नेट फोर्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन ने कहा इस पर लग रहे हैं 3 फोर्सेस, एक F1, एक F2 एंड एक F3, तो इस पर नेट फोर्स बताओ कितना होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, क्लियर हो गया। चलो, तो अब इस चीज को अपन यहां पर एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। तो इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले अपन को F01, F02, F03, F04 डैश डैश F0n तक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि अपन ने पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से, ठीक है। न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा अपन ने, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स को इन वेक्टर फॉर्म में, अपन को पता है। तो चलिए लिखते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले F01 कितना होगा, तो पढ़ा अपन ने फॉर्मूला m1 से फोर्स लगा, m0 पर लगा, डिस्टेंस क्या होगी r10 स्क्वायर, ठीक है, r10 स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन होगा r10 कैप, क्लियर हो गया। डायरेक्शन क्या है, r10 कैप है। अपन ने पढ़ा था ना डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, क्लियर हो गया। चलिए अब इसको, ये तो यूनिट वेक्टर के टर्म में अपन ने रिप्रेजेंट किया है, चाहे तो इसे अपन फुल वेक्टर के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फुल वेक्टर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखा था अपन ने फुल वेक्टर के टर्म में, Gm1 m0 r10 क्यूब, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा है कि ये कहाँ से आता है, और ये हो गया अपना फुल वेक्टर के टर्म में। अब इसको हटा देते हैं, इसको, इसका तो कोई काम ही नहीं है ये, चलिए
ठीक है, ये किस टर्म में था, यूनिट वेक्टर। अब ये किस टर्म में आ गया, अब ये आ गया है एक फुल वेक्टर के टर्म में। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं F02 की। ये तो हो गया अपने पास में F01। ठीक है, अब F02 कितना होगा, तो सेम इसी टाइप से F02 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो F02 को निकालें तो F02 कितना हो जाएगा, F02 इक्वल टू होगा GM2 M0 अपॉन R20 क्यूब। ठीक है, डायरेक्ट अपन फुल वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो R20 फुल वेक्टर। सिमिलरली यदि F03 को रिप्रेजेंट करते हैं तो F03 कितना हो जाएगा, GM3 M0 अपॉन R30 क्यूब एंड R30 फुल वेक्टर। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये अपन ने लिख लिया F01 F02 F03 इन फुल वेक्टर। ठीक है, फुल वेक्टर के टर्म में अपन ने रिप्रेजेंट किया है फोर्सेस को। अच्छा, इनके लिए यदि मैं लास्ट एक फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूं जो कि n वाले पार्टिकल के लिए होगा, तो क्या होगा, n वाले पार्टिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है यहाँ पर, तो लास्ट वाला जो पार्टिकल फोर्स लगा रहा होगा उसका मास होगा mn। ठीक है, लेकिन फोर्स तो वो किस पर लगा रहा है, m0 पर ही लगा रहा है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, Rn0। ठीक है, यहाँ क्यूब Rn0 फुल वेक्टर। क्लियर। चलिए, तो ये अपने पास में सारे फोर्सेस अपन ने लिख लिए। अब बात करते हैं नेट फोर्स की अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल of superposition according to superposition principle, net force F equal to sum of individual forces F01 F02 F03 प्लस डैश डैश F0 n। हो गया, सारे फोर्सेस का सम ले लिया। अब पटक देते हैं इस पर वैल्यू, F01 ये है, तो क्या हो जाएगा ये GM1 M0 अपॉन R10 क्यूब, हाँ R10 इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, ओके, प्लस नेक्स्ट GM2 M0 अपॉन R20 क्यूब R20 इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ओहो हो, यहाँ तो स्पेस ही नहीं बची। चलिए थर्ड वाले के लिए लिखते हैं, तो थर्ड वाले के लिए क्या होगा, GM3 M0 अपॉन R30 क्यूब एंड R30 इन वेक्टर फॉर्म प्लस डैश डैश लास्ट फाइनल किसके लिए, n के लिए, तो GMN M0 अपॉन Rn0 क्यूब Rn0 इन वेक्टर फॉर्म। कंप्लीट हो गया, सबको ऐड कर दिया, ये आ गया अपने पास में नेट फोर्स। ठीक है, ज़्यादा तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकल जाएगा बेटा, GM0 कॉमन। ठीक है, G को कॉमन निकालें, M0 को कॉमन निकालें, जो बच जाता है उसको अंदर ब्रैकेट में बंद कर दें। ये हो जाता है अपने पास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें अपन ने क्या फाइंड किया, नेट फोर्स फाइंड कर लिया है। किसी भी एक मास पर, एक छोटे से मास पर टोटल कितना फोर्स अप्लाई होगा वो अपन ने यहाँ पर देखा। ठीक है, कि जो टोटल फोर्स होता है वो सारे इंडिविजुअल फोर्सेस को सम करने के बाद मिल जाता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये था अपने पास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका एक स्टेप खुद से कर लें, यहाँ पर कॉमन निकाल लें, GM0 को कॉमन निकाल के जो भी बच जाता है उसको अंदर एक डब्बे में बंद कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाता है नेट फोर्स का फॉर्मूला इन फुल वेक्टर फॉर्म। साफ कर दें, चलिए क्लियर हो गया होगा। वेक्टर फॉर्म तो पढ़ा ही हुआ अपन ने न्यूटन का, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अपन ने पढ़ा अभी, जब से ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहले टॉपिक डाल लेते हैं। प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा हुआ था कि बॉडी के पास में 2 टाइप के फोर्स एक्सर्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि बॉडी अपने मास के थ्रू लगाती है, दूसरा इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कि बॉडी अपने चार्ज के थ्रू लगाती है, ठीक है। बट दोनों में एक डिफरेंस होता है, और वो क्या डिफरेंस है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव नेचर, ठीक है, केवल अट्रैक्टिव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। बट इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन का फोर्स अप्लाई होता है, अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। और ये चीज अपन पढ़ेंगे क्लास 12th में। अभी अपना पूरा चल रहा है ग्रेविटेशनल, ठीक है, जिसमें अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा। तो पूरा 12th में कंप्लीट सिमिलर टॉपिक आएगा अपने पास में चार्ज से रिलेटेड। यहां पर मास से रिलेटेड है, मास से रिलेटेड एक फोर्स देखा अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स। 12th में चार्ज से रिलेटेड एक फोर्स देखेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। तो जैसे यहां पर न्यूटन ने अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया हुआ है, सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में भी अपने पास में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम कूलम है। तो 12th क्लास में अपन कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और वहां से अपन को इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू की पता चलेगी, ठीक है। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था न्यूटन ने, क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, हल्का फुल्का, लेकिन जितने टॉपिक्स यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं सारे टॉपिक वहाँ पर भी देखने मिलेंगे, सेम टू सेम, 90% तो सेम ही है पूरा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास में यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव। किस टाइप का फोर्स होता है ये? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, अपन ने पढ़ा कि एक मास दूसरे मास पर क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। लेकिन ये जो फोर्स अप्लाई होता है ये एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पर अप्लाई होता है, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी अपन पढ़ेंगे, वो भी यही होता है। तो हाँ, एक चीज और, यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, ठीक है, दोनों को कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी स्ट्रांग होता है। कितना स्ट्रांग होता है पता है? 10 की पावर 42 टाइम्स स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, 10 की पावर 42 टाइम्स स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स काफी वीक है, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, सेंटर टू सेंटर अप्लाई होता है फोर्स, दैट इज इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3, अब भी देखा अपन ने, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज 10 की पावर 42 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स।
इलेक्ट्रिकल फोर्स 10 की पावर 42 टाइम्स ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो काफी वीक हो गया। तो नेचर में सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। क्लियर, सबसे वीक फोर्स होता है, सबसे वीक, इससे वीक कोई है ही नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब बोलेंगे कंजर्वेटिव क्या है सर? तो कंजर्वेटिव अपन ने पढ़ा है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ऐसे फोर्सेस जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, ऐसे फोर्सेस जिनको पाथ से कोई लेना ही देना ही नहीं है, ठीक है, कंजर्वेटिव होते हैं। और जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को देखा जाए तो रफ सरफेस पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है, तो फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो जो पाथ पर डिपेंड कर रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वो कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव भी समझ में आ गया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तो इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। फिफ्थ, अभी अपन ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये तो ये अपने पास में इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, मतलब यदि किसी एक बॉडी पर फोर्स निकालना हो तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को उठा करके ऐड कर दो, टोटल फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपन अप्लाई कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें तो भैया प्रॉपर्टी नंबर 6 है अपने पास में, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अच्छा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, मीडियम के नेचर से ये इंडिपेंडेंट होता है, इसको मीडियम कैसा है कैसा नहीं है कोई मतलब नहीं है, मीडियम पर कोई मतलब ही नहीं है, कैसा भी मीडियम है सब चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, मीडियम कैसा है उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 और एक लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स काफी स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, 10 की पावर 42 टाइम्स देखा अपन ने, ठीक, लेकिन उसका रेंज बहुत स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल रेंज होता है, ठीक है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, बट इसका रेंज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल देख लो, सन से अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट उसका रेंज क्या है, डिस्टेंस कितना है, लाखों किलोमीटर है, तो रेंज तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफ़ी लॉन्ग रेंज पर भी अप्लाई हो सकता है, इसका जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स। क्लियर हो गया? तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं अपने पास में ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। क्लियर हो गया? तो आज अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ
ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद रखेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना। ठीक है, नोट कर लेंगे, इसे अच्छे से स्टडी कर लेंगे, तैयार करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ।